हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे क्लास 10 का और चैप्टर का नाम हमारे पास वेरिएशन है। इस वाली एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वेरिएशंस में आपके पास दो टर्म्स होंगी। एक हमारे पास होगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, और दूसरी होगी इनवर्स। आज जो हम स्टडी करेंगे वो डायरेक्ट के बारे में करेंगे और फिर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको इनवर्स के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है। डायरेक्ट का वेरिएशन का मसला ये होता है, या इसके हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो और दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, कि वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, ठीक है, और वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। जिस तरीके से एग्जांपल आपके पास मैं आपको बताती हूँ कि हमने कोई डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, और कार की स्पीड अगर कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर होगा, अगर कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। तो हमने जब स्पीड को इंक्रीज़ किया है, स्पीड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हुआ है, ठीक है। अगर स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, एक चीज़ बढ़ी है दूसरी भी बढ़ी है, एक चीज़ कम हुई है दूसरी भी कम हुई है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन आती है, ठीक है। इनवर्स को मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी। आज सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट के बारे में बता रही हूँ कि डायरेक्ट को आप किस तरीके से जान सकते हैं। कि आपके पास सिंपल डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इसके साथ, यानी जिस दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशन होगा, जैसे यहाँ स्पीड और डिस्टेंस का मैंने आपको बताया है कि अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, अगर स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस कम कवर होगा, ठीक है। तो ये दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने डायरेक्ट के बारे में आज पढ़ी है। अब हम इनकी क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, अब पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ y वेरीज एज x एंड अब वेरीज एज x, यानी कि वेरीज उन्होंने कहा है तो ये डायरेक्टली है, एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y इन टर्म ऑफ x, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 28 होगी। पहला मैं सॉल्व करती हूँ y इन टर्म ऑफ x। इसके लिए मैंने ये जो स्टेटमेंट होगी आपके पास गिवन, इसको आपने पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। ये इक्वेशन में आपने बनानी, मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट में आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटाते हैं तो इसकी जगह पर हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। वो कांस्टेंट हम ले लेते हैं kx, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है कि जो y है वो 8 है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ y की वैल्यू, जो जो उन्होंने कहा होगा वो हमने पहले लिख लेना है ताकि हमें इजीली फाइंड आउट हमने कर सकें चीज़ों को, ठीक है। इन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू kx में। y की वैल्यू 8 है, k है और ये 2 है, तो k की वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाई 2, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, y इन टर्म ऑफ x है तो हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू kx लिखना है, y के k की जगह पर इसकी वैल्यू लिखनी है और ये x। y इन टर्म ऑफ x का मतलब ये है कि जो y की आपके पास वैल्यू निकलेगी उसमें x मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख लें y की जो हमारे पास वैल्यू निकली है उसमें x मौजूद है, तो ये आपके पास पहला पार्ट हो गया जो कि है y इन टर्म ऑफ x। सेकेंड है y की वैल्यू फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ जी, मैं इसका अब सेकेंड सॉल्व करने लगी हूँ। सेकेंड हमारे पास है कि y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 5 है। तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू 4x निकला है, इसमें मैं सारी वैल्यू पुट कर देती हूँ। 4 x की जगह 5, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि y की वैल्यू जो मेरे पास निकली है वो 20 निकली है। जबकि तीसरा वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि y की वैल्यू हमारे पास 28 है। फिर इसी तरीके से लिखूंगी, ये इधर y की जगह पर 28, 4 और x, 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जस्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और उसके बाद आपने उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखकर और सॉल्व करते रहना है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट को हल कर रहे हैं, ठीक है।
जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी एंड आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, ये वाली इक्वेशन निकली थी, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमें आर और टी का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो जो वैल्यूज हैं, यानी आर फाइंड करना है, टी की वैल्यू गिवन है, जबकि टी फाइंड करना है जब आर की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब मैं इसको पहले यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, तो हम जस्ट इसको इसी तरह लिखते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, ये आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू है, आर की वैल्यू है 5 जबकि टी की वैल्यू है 8, ये मैंने पुट करनी है। 5 इज इक्वल टू के और 8 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू के, ये के की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू के टी। आर इसी तरह आ जाएगा, के की जगह पर 5/8 और ये टी। अब ये आर और टी के दरमियान इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन का मतलब है कि जो आर की वैल्यू आए उसमें टी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी है, ठीक है। सबसे पहले आपने यही करना है, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी आपके पास रिलेशन होगा वो आपने लिख लेना है, उसका कांस्टेंट इक्वल को कांस्टेंट को हटा के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जैसे गिवन होंगी वैल्यूज, यानी आर और टी की जिस तरह यहाँ वैल्यू थी वो हमने पुट की, और के की वैल्यू निकाली। के की वैल्यू निकाल के जो आर इज इक्वल टू, यानी ये जो रिलेशन होगा इसमें पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आर की इक्वेशन निकल आएगी जिसमें टी मौजूद होगा, ठीक है। आल्सो फाइंड आर। अब नेक्स्ट में हमने क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब टी हमारे पास 64 हो। यहाँ मैं पुट करती हूँ 5 डिवाइडेड बाई 8 और टी 5 डिवाइडेड बाई 8 64, ये 8 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ गया 40, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है कि टी फाइंड आउट करें। मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ। टी हमने फाइंड आउट करना है जब आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, ठीक है। अब मैं फिर इसी तरह से लिखूंगी, आर इज इक्वल टू 5/8 टी। अच्छा, 20 हमारे पास है, 20 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8 टी। 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू टी। 5 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास होता है 32। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू निकल आई है। हाँ जी, अब मैं डायरेक्ट वेरिएशन का लास्ट क्वेश्चन करने लगी हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब एंड वी इज इक्वल टू 5 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। वो कह रहे हैं कि वी की वैल्यू 5 है जब आर की वैल्यू 3 है। फाइंड आर, और फिर हमने आर फाइंड करना है जब वी की वैल्यू हमारे पास 625 होगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, रिलेशन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट लगाते हैं, ये हमने लगा लिया कांस्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो वी है वो हमारे पास 5 है जब आर की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे हम पुट करते हैं 5 इज इक्वल टू के 3 का क्यूब, 5 इज इक्वल टू के 9, तो के की वैल्यू आ गई 5/9, ठीक है। अब ये जो हमारे पास v इज इक्वल टू के आर क्यूब है, इसमें k की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये आ गया, ठीक है। अब फाइंड हमने करना है r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब v की वैल्यू 625 है। अब v इज इक्वल टू 5/9 आर क्यूब है, 625 इज इक्वल टू 5/9 आर क्यूब। ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जहाँ पर जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। 625 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5 आर क्यूब। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके इसने डिवाइड हो जाना है। 625 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2 10 और 5 5s are 25। 125 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू आर क्यूब रहता है। 125 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। हाँ जी, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो था R3 क्यूब था, तो यहाँ पे ये 27 आएगा, ठीक है। 27, यहाँ पे भी ये 27 आएगा, यहाँ पर भी ये 27 आएगा। 27 27 और आर क्यूब इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 27। हाँ जी, अब हमने क्या किया कि इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया है, आर क्यूब, तो इसकी वैल्यू 3375 आ जाती है। दोनों साइड पे हमने इसका ले लेना है क्यूब रूट, ठीक है। ये कैंसिल होके यहाँ पर आर आ जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, ये कट गया तो r की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। तो ये सिंपली हमने क्या किया है कि जस्ट ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उनको हमने सॉल्व किया। लास्ट में हमारे पास जो क्यूब रूट था, अगर स्क्वायर रूट होता तो मैं स्क्वायर रूट लेती, यहाँ पर क्यूब रूट था तो मैंने क्यूब रूट लिया। यहाँ पर मैंने 3 के पेयर बना लिए, 3 के पेयर यानी कि 3 और ये भी 3 आपस में कट हो जाएंगे, कट होकर हमारे पास 3 और 5 रह जाएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है और डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको आगे होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं।